मेरी मम्मी को अलाउड नहीं था कि मेरे ताऊ जी के बेटे को टच भी करें। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी के 2 बेटियाँ थीं, जिसकी वजह से मेरी वो सीट चली गई। क्योंकि वहाँ पे सारे आईआईटियंस, एनआईटियंस बैठे हुए थे। मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हैं और मुझे यहाँ पे लगा कि पता नहीं यार होगा या नहीं होगा। और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि सेंटर पे एक फीमेल फैकल्टी का टिकना मुश्किल है। आज भी वो यहाँ पर मेरे साथ हैं, जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। एमआर सर, आदित्य आनंद सर, सचिन झाकर सर, और जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरे से कांटेक्ट में था, वो मेरे से डाउट पूछता था। लेकिन एट द डे ऑफ एग्जाम क्या हुआ? हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। तो मैक्सिमम बच्चे मुझे जानते हैं, लेकिन आप में से मैक्सिमम बच्चे जो नहीं जानते होंगे, तो ऐसे में अपने आप हमेशा अपनी क्लास में अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ इस प्लेटफॉर्म पे और आपके साथ अपनी एक जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे एक वो लड़की जिसे कोई नहीं चाहता था और आज उसे इतने सारे लोग चाहते हैं। तो अगर मैं अपने जर्नी की स्टार्टिंग की बात करूँ, तो मेरा जो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा का जो गाँव है दैट इज़ नियर बाय हाथरस, मतलब यूपी के एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लड़की होना ही अलाउड नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि लड़की हुई है यानी कि यार अब इसके लिए दहेज देना पड़ेगा। ऐसे भी काफ़ी केसेस हैं जहाँ पर लड़की हुई है तो उसको मार दिया जाता है। तो मैं सेकंड डॉटर थी मेरी फैमिली की। तो मैं बहुत ज़्यादा अनवांटेड थी, लाइक नॉट फॉर माय पेरेंट्स बट माय जनरल ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल। वो कहते थे कि यार दूसरी भी बेटी हो गई। तो मेरी मम्मी को अलाउड नहीं था कि मेरे ताऊ जी के बेटे को टच भी करें। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी के 2 बेटियाँ थीं। तो इस मानसिकता वाला परिवार और वहाँ से मेरे मम्मी-पापा ने मुझे इतना रेज़ किया। अब एक सवाल उठता है कि क्यों उन्हें टच करना अलाउड नहीं था? क्योंकि उन्हें लगता था कि यार इसके तो सिर्फ़ बेटियाँ हैं। जो बेटी है जिसके, उसको इतना नीचा माना जाता था कि यार इसके तो बेटा ही नहीं है, यानी कि इससे आगे वंश नहीं बढ़ सकता। इस तरह की मानसिकता थी कि बेटा नहीं है, क्या पता मेरे भी बेटे को कुछ हो जाएगा। तो वहाँ से मेरे पेरेंट्स ने हम लोग को वहाँ से उठाया और मेरे फादर की जो गवर्नमेंट जॉब थी, वो हम लोग सबसे पहले शिफ्ट हुए थे राजकोट। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ था और उसके बाद मतलब ऐसा था कि आए नहीं थे मेरे दादाजी और दादी, मतलब जब मेरा जन्म हुआ था, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि लड़की हुई है। लड़का होता तो वो आते और रहते भी। और होली भी सेलिब्रेट नहीं हुआ था हमारे यहाँ क्योंकि मैं लड़की थी। और उसके बाद वहाँ से ये सब बातें हमको पता चली जब हम थोड़े से बड़े हुए कि अच्छा ऐसा था, क्योंकि बाद में सुनने को भी आया, सबने भी कहा, तो ऐसा लगा यार ऐसा क्या पाप है लड़की होना। उसके बाद जो मेरी जर्नी थी पढ़ाई की, मैं एक ऑलराउंडर थी। मुझे डांस करना भी पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन मम्मी-पापा का हमेशा ये रहता था कि बेटा पढ़ाई, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई पे आप पूरा ध्यान दो। इक्वली ट्रीट किया हमारे पेरेंट्स ने हमेशा। हम 4 भाई-बहन हैं और हमेशा सबको सेम स्कूल में पढ़ाया, बल्कि ऐसा कहना था पापा के स्टाफ के भी लोगों का कि आप लड़कियों को सरकारी स्कूल में डाल दो और लड़के को आप अच्छे बढ़िया से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ। एक माइंडसेट होता है, उस समय की बात है ये। और लेकिन पापा ने चारों को सेम स्कूल में पढ़ाया। इवन जब हम कोटा में रहते थे, पापा की जब पोस्टिंग कोटा थी, उस ड्यूरेशन में हमको पता चला क्योंकि वहाँ पे नीट का और आईआईटी का सेंटर पड़ता था, केवी स्कूल, और उसके सामने रेलवे क्वार्टर्स थे जहाँ पे हम लोग रहते थे। तो वहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स वेट करते थे, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था आईआईटी का। तो उन पेरेंट्स को पानी देने का काम, ये सब मम्मी को बहुत इंटरेस्ट आता था। तो तब हमें पता चला कि एक एग्ज़ाम होता है आईआईटी और नीट। मेरे पेरेंट्स को भी फर्स्ट टाइम तब पता चला कि जिसकी तैयारी कोटा में होती है, और कोटा को इसलिए शिक्षा नगरी माना जाता है और दूर-दूर से हमारे रिलेटिव्स आते थे और अपने बच्चों को प्रिपरेशन कराते थे वहाँ पे। तब मेरे पापा ने डिसाइड किया कि मुझे अपने बच्चों को भी कराना है और उन्होंने मेरी सिस्टर को कोचिंग करवाई थी। उन्होंने बहुत तैयारी की और कोटा के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में उन्होंने तैयारी की थी उस समय पे। और उनकी जो पूरी तैयारी थी और जो पैसा लगा था उनकी तैयारी में, वो देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं तो कोचिंग नहीं करूँगी। मुझे ऐसा लगा कि इतना पैसा लगता है, इतनी मेहनत नहीं हुआ तो क्या होगा? लेकिन दिस इज़ नॉट राइट। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि क्या-क्या वो चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही समय पर करना। मैंने ये सोचकर कि यार मेरे ऊपर पापा इतना पैसा लगाएँगे, फिर मेरे बाद मेरा भाई है, उसका तो करियर बनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोचिंग नहीं करना। और इवन जो मेरा रिज़ल्ट आया 12th का, वो भी बहुत अच्छा नहीं आया। और आई एम द हेड गर्ल ऑफ माय स्कूल। और उस टाइम पे ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि यार मतलब ऑल ओवर द स्कूल, पूरी क्लास में नो वन इज़ डूइंग, कि यार सब कोई बीटेक कर रहा है, कोई किसी से कोचिंग कर रहा है, कोई बढ़िया से प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहा है। तो उस टाइम पे बीटेक की बहुत ज़्यादा हाइप थी कि भाई कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है। उस समय पे ऐसा था कि लाइक मेरा एडमिशन, मैंने एक ग्रेजुएशन बीएससी में लिया था
और मैं अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करने लग गई थी कि मैंने अपनी क्लास के सभी बच्चों से कनेक्शन ख़त्म कर दिया। मुझे लगता था मैं क्या बताऊँ किसी को? मेरी जो मैटरनल फैमिली है वहाँ पे सब बीटेक कर रहे थे। तो मुझे हमेशा लगता था कि यार मैं तो बीएससी कर रही हूँ, मेरी वैल्यू नहीं है। और बहुत बार ऐसा हुआ भी कि कंपैरिज़न भी होता था कि यार बीएससी कर रही है, बीएससी तो कोई भी कर लेता है, लेकिन बीएससी इज़ आल्सो टफ। तो जब मैं बीएससी कर रही थी, तब जाके मेरे को इंटरेस्ट आया बहुत ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में एकेडमिकली फर्स्ट टाइम, और वो था फिज़िक्स। और मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मुझे तो अब फिज़िक्स में ही आगे एमएससी करना है और इसी में मेरे को पीएचडी करना है। मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्ट तब तक जनरेट हो गया था। उससे पहले मैं ऑलराउंडर थी, बाकी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। लेकिन एट दैट टाइम, मतलब कहते हैं ना, सबसे बड़ा ट्रांजिशन टाइम कि व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे यार एमएससी फिज़िक्स से करना है, जब मेरा बीएससी का रिज़ल्ट आया, एट दैट टाइम मेरा एडमिशन नहीं हुआ। एमएससी फिज़िक्स में जो कट ऑफ गया, वो मेरे एवरेज मार्क्स से बहुत ज़्यादा था। एंड फर्स्ट टाइम जो चीज़ आप दिल से चाहते हो, अपने करियर में आप करना चाहते हो, अपने मन से, अपनी खुशी से, उसमें मुझे एडमिशन नहीं मिला। और एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि यार अब क्या करना है? अब कैसे करना है, क्या करना है? ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, एमएससी फिज़िक्स से करना था, एडमिशन नहीं मिला। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, मैं वहीं से बिलॉन्ग, मतलब वहीं पे मेरी पूरी एजुकेशन है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में मैंने अपना एडमिशन ले लिया एमएससी केमिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ मेरा एडमिशन हो गया था। तो मैंने क्यों वहाँ पर एडमिशन लिया? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है, फाइनेंसेस के बारे में हमेशा सोचते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैंने एडमिशन लिया कि इन केस काउंसलिंग के बाद अगर मेरा नंबर आया एमएससी फिज़िक्स के अंदर, तो मैं अपना डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर लूँगी और मुझे फ़ी पे नहीं करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम मैं वेट करती रही, मैंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया, और मैं वो सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ जो मुझे नहीं पसंद है, और आई एम वेटिंग कि हाँ मेरा नंबर आएगा। तो मैं रेगुलर बेसिस पे फिज़िक्स डिपार्टमेंट में जाती थी और वहाँ पे उनको बोलती थी कि सर मेरा नंबर कब आएगा? वो कहते थे मैम लिस्ट में अभी आपका कैटेगरी में टाइम लगेगा, अभी बाकी बच्चों के नम आ रहे हैं। तो मैं देखती थी, मैंने कहा ठीक है, मेरा इतना परसेंटेज है तो शायद अब मेरा नाम कुछ दिनों में आ जाएगा। तो मैं रेगुलर बेसिस पे फिज़िक्स डिपार्टमेंट में जाती थी, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को चाहते हो तो उसकी एक्साइटमेंट आपको दिखाई देती है। इवन आई प्रे फॉर दैट, मैंने पूजा पाठ किया था बहुत ज़्यादा कि मेरा एमएससी फिज़िक्स में नंबर आ जाए। एंड उन सर ने मुझे बोला, जो प्रोफेसर थे, आई स्टिल रिमेंबर हिम, उन्होंने मुझे बोला कि डॉली आप रोज़-रोज़ आते हो बेटा, आप आएगा ना अगर आपका एडमिशन, अगर आपका नाम आता है एमएससी फिज़िक्स डिपार्टमेंट में, तो डेफ़िनिटली आपके पास कॉल आएगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं नहीं आती हूँ, क्योंकि वो भी मुझे आंसर करते-करते परेशान हो गए थे। अब एट द सेम टाइम आफ्टर सम टाइम आई गॉट कॉल, और उस दिन मैं मतलब घर पे थी और सो रही थी। तो उठी, एकदम से कॉल आया कि मैम आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, डॉली शर्मा। तो मैंने कहा हाँ जी, मैंने तो ले लिया। बोले यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा? मैंने कहा हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में एडमिशन ले लिया। अब उस समय क्या हुआ कि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि वो फिज़िक्स डिपार्टमेंट से हैं। और आफ्टर सम टाइम फिर मैं सर के पास गई 10 टू 12 डेज़ बाद के, मैंने कहा सर अभी तक मेरा टर्न नहीं आया, क्योंकि मैंने मेरे से भी नीचे लिस्ट वालों का नाम देखा, जिनकी परसेंटेज मेरे से भी कम थी। तो सर ने कहा डॉली आपने तो मना कर दिया। तो जो कम्युनिकेशन मेरे पास आया वो प्रॉपर नहीं आया था कि आप फिज़िक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हो। उन्होंने कहा कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में एडमिशन लिया? आई सेड हाँ, ले लिया। कम्युनिकेशन गैप था, जिसकी वजह से मेरी वो सीट चली गई। फिर मैंने वीसी सर को एप्लीकेशन लिखा, जो हमारे वाइस चांसलर सर थे। मैंने उनको एप्लीकेशन लिखा, मैंने उनको पूरा अपना कंसर्न बताया। एट दैट टाइम उन्होंने पूरा मेरा कंसर्न सुना, उस पे एक्शन लिया, और मेरे लिए स्पेशली सीट क्रिएट की गई एमएससी फिज़िक्स डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन जब तक सीट क्रिएट हुई थी, नेक्स्ट मंथ में सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम थे, और मैंने एमएससी फिज़िक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा था। अब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार ना तो मैंने पढ़ा है, और मैं एग्ज़ाम्स कैसे दूँगी? तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं डॉली, मेहनत तो करनी है, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री के प्रोफ़ेसर्स मुझे मिले बहुत अच्छे थे। वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और मेरा सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गया था। फिर एक दिन जाके मैंने उन टीचर्स को अपनी सच्चाई बताई कि सर मैंने आज तक केमिस्ट्री सिर्फ़ पास होने के लिए पढ़ी है। मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हैं। ही सेड कि डॉली एनसीईआरटी उठाओ 11th की। मैंने कहा सर हो जाएगा? बोले हाँ बेटा हो जाएगा, और वो भी टफ लगे तो 9th-10th की साइंस की बुक उठाओ और केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करो। आई स्टिल रिमेंबर देम, बहुत ही सपोर्टिंग टीचर्स थे। आई स्टार्टेड माई स्टडी, और मैंने 11th की, 12th की, बीएससी फर्स्ट सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की सारी बुक्स मैंने पढ़ी केमिस्ट्री की दोबारा। जो बुक्स उन्होंने मुझे बताई वो सारी बुक्स मैंने पढ़ी,
और जो भी मुझे डाउट्स आते थे वो मैंने उनसे पूछे और उन्होंने मेरे सारे डाउट सॉल्व किए। सेकेंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया तो मेरी हमारे डिपार्टमेंट में सेकंड रैंक थी इन केमिस्ट्री। मतलब जो सब्जेक्ट का मुझे सी भी नहीं आता था, जो सब्जेक्ट मैं कभी पढ़ती ही नहीं थी, जिस सब्जेक्ट में मुझे लगता था कि यार ये तो मुझे नहीं आता, इसको मैंने पास होने के लिए पढ़ा था। आज मैंने उसको जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने उसमें इतना अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। जब रिजल्ट आया डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में, मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। एंड ये चीज़ जब न्यूज़पेपर में आई, मेरे फादर को बिलीव नहीं था, मेरी मदर को बिलीव नहीं था, मेरी पूरी फैमिली, क्योंकि ऑल आर लाइक क्या डॉली तो घर का काम बहुत अच्छा करती है, ये तो ऑलराउंडर है, ये स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करती है, ये तो मतलब घर के काम भी बहुत अच्छे करती है। पढ़ाई ये तो दूर दूर तक इसका संपर्क नहीं था, और उसमें भी टॉप करना। क्योंकि मेरी जो जर्नी थी ना एमएससी की, मैंने उस ड्यूरेशन में ये नहीं सोचा कि मैं कौन से कॉलेज में हूँ, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे कॉलेज की क्या रैंकिंग है। मुझे बस इतना पता था कि मुझे मेरा बेस्ट देना है, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे अपनी इतनी मेहनत इसमें लगानी है। तो मैंने वो 9th 10th 11th 12th सारी जो तैयारी की है वो अपने एमएससी के ड्यूरेशन में की। और उस ड्यूरेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की बहुत ज़्यादा आ गई। घर का बाहर का काम, मम्मी की तबीयत सही ना होने की वजह से घर का काम। तो मम्मी पूरा कोशिश करती थी कि मेरी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, बट फिर भी ये वही ड्यूरेशन है मेरी एमएससी का, जिसमें सबसे ज़्यादा घर पे भी मेरी ज़रूरत पड़ी, बाहर का काम करने के लिए, घर के काम करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई क्योंकि पापा की जॉब बाहर हो गई थी। और उसी ड्यूरेशन में मेरा सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक, सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, एमएससी एज अ गोल्ड मेडलिस्ट। और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये वही ड्यूरेशन था जहाँ पे सब लोग मेरे को एक वो देखते थे ना, मतलब बीएससी एमएससी, कहते हैं ना बीएससी एमएससी की वैल्यू नहीं है। लेकिन मेरा बिलीव इस बात पे है कि आप जो कर रहे हो उसे इतनी शिद्दत से करो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो उसको इतने बेस्ट तरीके से करो कि नो वन कैन बीट यू। आप अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करो, क्योंकि वन डे यू विल डेफिनेटली अचीव जो आप डिजर्व करते हो। उसके बाद जब वो फेज़ आया तो मेरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उससे पहले 12th में परसेंटेज न आना, ग्रेजुएशन के बाद अपने मास्टर्स में एडमिशन अपने फेवरेट स्ट्रीम में नहीं मिलना, उसके बाद सेम प्रॉब्लम की अपने सबसे बड़े चैलेंजिंग सब्जेक्ट में। तो मैंने अपने फियर को जब क्रॉस किया ना, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं डॉली, अब तो तू कुछ कर सकती है। एंड देन आई डिसाइड कि मुझे अपने लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि मेरा कोचिंग ना करने का एक और रीज़न था कि मैं ये सोचती थी कि यार पापा कैसे करेंगे, पापा कैसे हम चारों भाई बहनों का फाइनेंसेस हैंडल करेंगे। दोनों भाई बीटेक कर रहे, पापा भी गवर्नमेंट जॉब में, कोई उनको किसी का सपोर्ट नहीं रहा कभी भी, जो भी किया पापा मम्मी ने मिलकर किया। और उस ड्यूरेशन में आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरी दीदी तब जॉब कर रहे थे और उन्होंने कहा डॉली तू कर, मैं हूँ। और दी ने मेरा फ़ी पे किया, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी तो मुझे स्कॉलरशिप भी मिला, और मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकली आफ्टर माई एमएससी, और जयपुर में आई तैयारी करने के लिए नेट की। उस समय मैं तैयारी कर रही थी और तभी मुझे पता चला कि आकाश इंस्टीट्यूट का वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है। दे आर हायरिंग स्टूडेंट्स फॉर, मतलब टीचिंग के लिए दे आर हायरिंग स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग। एंड मैंने सोचा कि चलो अपने आप को टेस्ट करते हैं, और मैं वहाँ पर गई दिल्ली। और मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली तभी गई थी। एंड मैंने अपने पापा को बुलाया एंड मैं गई पापा के साथ। जब मैंने वो रिटन दिया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने यहाँ जो 2 महीने तैयारी की जयपुर में, उसका कितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरी वो तैयारी इतनी ईमानदारी से करने की वजह से मुझे वो टेस्ट पेपर बहुत अच्छा लगा। मैंने टेस्ट पेपर मार्क किया, फिर भी मुझे लगा था कि यार क्या होगा, नहीं होगा, मुझे 50-50% चांसेस लग रहे थे। एंड इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सारे आईआईटियंस, एनआईटियंस बैठे हुए थे और मेरा कॉलेज इतना अच्छा नहीं था। और इस चीज़ को लेकर हमेशा मेरे मन में रहता था कि यार मेरे कॉलेज की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट मन में एक भरोसा था कि नहीं डॉली, तू भी गोल्ड मेडलिस्ट है, कुछ तो करेगी। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मैं अपने पापा के साथ रिटर्न हो रही थी जयपुर, क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी, तो पापा मुझे ड्रॉप करने जयपुर आए थे, फिर पापा को कोटा जाना था। एंड उस टाइम पे, सेम टाइम पे हम ट्रेन में थे, स्नैक्स आए हुए थे, तो मेरे पास कॉल आया कि डॉली शर्मा। हाँ, तो मैंने कहा हाँ बोल रही हूँ। सो उन्होंने बोला कि कल आपका डेमो है। मैंने कहा ओके, मतलब उनको मैंने एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश थी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को पता है
कि जॉब की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे ट्यूशन्स पढ़ाए हैं और अपने मास्टर्स के टाइम पे कोचिंग्स पढ़ाई हैं, क्योंकि कोटा में बहुत कोचिंग्स चलती थी, तो मैंने 10th तक के स्टूडेंट्स को भी कोचिंग पढ़ाया था। तो मुझे ना अर्न करके अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा कि ठीक है सर। बोले कि आप आ पाएँगे? मैंने कहा सर डेफ़िनेटली मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने अपना डेमो दिया और वहाँ पे टीचर्स बैठे हुए थे, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं कर पाई थी और मुझे यहाँ पे लगा कि पता नहीं यार होगा या नहीं होगा, बट मेरा हो गया। दे सेड कि आपको मेहनत करनी है, आप बहुत मेहनत करो। और मैंने कहा ठीक है सर डेफ़िनेटली। और उसके बाद मेरी जनकपुरी में ट्रेनिंग हुई थी 3 मंथ्स की। मैंने स्टे किया और वो ट्रेनिंग बहुत टफ़ थी। दिन में 2 टेस्ट होते थे और 1 डेमो होता था ऑन रेगुलर बेसिस। लेकिन उसमें बहुत हम लोगों ने पढ़ाई की, जितना मेरा मतलब बहुत अच्छा टाइम था मेरा वो ट्रेनिंग सेशन। और बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की एंड आई रियलाइज़्ड कि कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मतलब कितना ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। उसके बाद मुझे पोस्टिंग मिली, मतलब आप सोचेंगे मुझे कहाँ पोस्टिंग मिली? मुझे पोस्टिंग मिली जहाँ मैं तैयारी करने आई थी, उसी लोकेशन पे और उसके ही नियर बाय सेंटर पे। तो मेरे को जयपुर पोस्टिंग मिली आकाश में और वो एक ऐसा सेंटर था जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे आते थे और रिजल्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस सेंटर माना जाता था। बट एक और चीज़ थी उस सेंटर पे, हमारी जो इंडस्ट्री है ना, उसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो सीनियर विंग में गर्ल्स को अलाउ नहीं करते पढ़ाने के लिए। और इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, जहाँ मैं हूँ फिज़िक्स वाला उसके लिए भी और आकाश जहाँ पे मैं पहले थी। क्योंकि उन्होंने मौका दिया और फिर भी लेकिन आप कहते हैं ना ग्राउंड लेवल पे अलग चैलेंजेस होते हैं। तो जब मैं वहाँ पर आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, सीनियर विंग में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आस-पास स्टाफ रूम में जो फैकल्टीज़ बैठते थे, उन्होंने बोला कि इस सेंटर पे फीमेल का टिकना मुश्किल है। मुझे आज भी वो स्टेटमेंट याद है। मतलब आपका पहला या दूसरा दिन है और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इस सेंटर पे एक फीमेल फैकल्टी का टिकना मुश्किल है। बच्चे अलाउ ही नहीं करते कि आप उन्हें पढ़ा सकते हो और इस तरह की बातें थी, बहुत नेगेटिविटी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग टीचर्स थे मेरे साथ, आज भी वो यहाँ पर मेरे साथ हैं, जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। एमआर सर, आदित्य आनंद सर, सचिन झाकर सर और जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जो मेरे सीनियर एडी थे, रितेश अग्रवाल सर। उन्होंने कहा कि बेटा तू जाके पढ़ा, तुझे किसी की बात को नहीं सुनना है, तू जाके अपना बेस्ट दे। और उन्होंने मुझ पे बहुत बिलीव किया और उन्होंने मुझे आते ही विदिन अ मंथ एक ड्रॉपर बैच में उतार दिया और वो भी क्रैश कोर्स। मतलब आप सोच रहे हो कि आपने जॉइन किया और आपको सीधा क्रैश कोर्स पढ़ाना है। क्रैश कोर्स मतलब जिसके लिए आपको पूरा आना चाहिए, बच्चा आपसे कभी भी कुछ पूछ सकता है। और ये मेरा वो ड्यूरेशन था जहाँ पे मैंने अपनी दिन-रात एक किए हैं। मैंने पीक पे बैचेज़ लिए, मॉर्निंग, इवनिंग और बहुत ज़्यादा इतनी मेहनत कभी मैंने खुद के लिए नहीं की थी। हाँ, एमएससी के ड्यूरेशन में किया था, लेकिन उसमें मुझे मज़ा आ रहा था। मैं रात-रात भर पढ़ रही हूँ, उसके बाद कम सो रही हूँ लेकिन पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एट द एज ऑफ 21 मैं सब उस समय मैं सिर्फ़ 21 साल की थी। और अगर मैं देखूँ जो काउंसलिंग के बाद ड्रॉपर जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो खुद 17-18 साल के थे। तो मेरे को कभी-कभी टीचर्स कहते थे कि इनको कैसे पढ़ाओगी? मैं तब भी, क्योंकि मेरी फैमिली में भी मेरे पापा मुझे बेटा बोलते थे, तो एक हमारे टोन में है कि मैं आज भी अपने बच्चों को बेटा बोलती हूँ, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो मैं बेटा बोल के पढ़ाती थी। तो काफ़ी बार साथ के कुछ फैकल्टीज़ थे जो काफ़ी एजेड थे, वो हँसने लग जाते थे, क्या ये डॉली बेटा बोलती है? तो मैंने कहा ठीक है। वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत की और 3 इयर्स 4 इयर्स मैंने वहाँ पे पढ़ाया। बहुत बच्चों का प्यार मिला मुझे, कोविड ड्यूरेशन आया तब भी बच्चों का बहुत प्यार मिला और बच्चों के लिए बहुत मेहनत की और वहाँ से बहुत ही अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स आए। मेरा पहला बैच जो मैंने पढ़ाया था, उसके कुछ स्टूडेंट्स मुझे याद हैं। मुस्कान राघव, शी इज़ इन एसएमएस मेडिकल कॉलेज, राइट? लक्ष्य शर्मा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेक्शन हुए। तो वो मुझे पहली बार इतनी खुशी हुई जितनी खुशी मुझे अपने एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट रिजल्ट आने पर हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये मेरे अपने बच्चे सिलेक्ट हुए, मैंने इनके लिए दिन-रात एक किया था। तो फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और मेहनत किया, देखा बच्चों के साथ। एक टाइम ऐसा था जब सिलेबस कराना होता है और पीक पे बैचेज़ होते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मैं सिर्फ पढ़ाती थी। उस दौरान खाना भी हम जब खा रहे होते थे ना, तो बच्चे पीछे खड़े होते थे, मैम ये वाला डाउट, ये वाला डाउट। और ये शिकायत नहीं है मेरी, उसमें मुझे मज़ा आ रहा था। इतना ज़्यादा मैंने अपने उस काम को एन्जॉय किया है। तो वहाँ पे जो इतनी मेहनत की, हमको लगता है ना कि यार हमने स्टार्ट किया। हमको पता है यार कि हमने कैसे स्टार्ट किया और वो जर्नी कहाँ से यहाँ तक पहुँची। मैं उस इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी, बहुत अच्छा था सब कुछ। वहाँ से मुझे, जहाँ मैं अभी पढ़ाती हूँ, फिज़िक्स वाला से कॉल आया
एंड ऑन अ वेरी गुड पैकेज। एंड तब मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि यार क्या करना चाहिए, वो एक रिस्क फैक्टर था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उस ड्यूरेशन में मतलब मैं फिजिक्स वाला के बारे में तब इतना नहीं जानती थी, क्योंकि इट्स अबाउट 2020 और तब बहुत ज़्यादा ऐसा था कि यार नया स्टार्टअप तो नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देन आई स्टार्टिंग वॉचिंग वीडियोज़। मैंने देखा, मैंने अलग सर के वीडियोज़ देखे, उनका विज़न मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वहाँ से यहाँ पर बहुत ही अच्छे अमाउंट पे भी उन्होंने मुझे यहाँ रखा और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो मेहनत मैंने वहाँ की थी आकाश में, हमको लगता है ना कि यार यार साथ वाला इतना अच्छा कमा रहा है, हम भी तो उसी बैच में पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत करने का टाइम था हमारा, वो हमने बहुत मेहनत की और डेफ़िनेटली अगर हम कहीं मेहनत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें कहीं न कहीं मिलता है। मुझे इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला, जिससे मैं और ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकती थी ऑन वेरी लेस अमाउंट। सर का विज़न मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी फिज़िक्स वाला की जर्नी बहुत ही अच्छी रही। यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी नेम है, फ़ेम है, आज बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, बच्चों का जो प्यार मिलता है, वो तो मतलब क्या ही बोलूँ। और राइट नाउ जिस भी मतलब डिफ़ाइन तो नहीं करूँगी सीटीसी, पर जिस भी सीटीसी पे मैं हूँ, मेरी मैटरनल, पैटर्नल फ़ैमिली में कोई मेरे आस-पास भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी जर्नी है पूरी, बचपन से लेकर अब तक, जो बेस्ट पार्ट है ना, वो मुझे ये फ़ील होता है कि यार लाइफ़ कभी एंड नहीं होती। चाहे 12th का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आपका सपना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम खुद को बहुत बार अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। पर आप जहाँ पर भी हो, जिस भी पोज़ीशन पे हो, अपना बेस्ट दो। आप खुद पे बिलीव रखो कि आप क्या कर सकते हो। आपने अगर सपना देखा है, आपको लगता है कि आपको करना है ये चीज़, तो आप बिल्कुल अपने एफ़र्ट्स उस पे लगाओ। जो भी मेरी लाइफ़ का एक्सपीरियंस है, जो भी ये जो मिथ चलते थे कि बीइंग अ गर्ल आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो मैं लाइफ़ में कुछ आगे अच्छा नहीं कर सकती, मैं अर्न नहीं कर सकती। ऐसे कुछ मिथ ना नीट के एग्ज़ाम में भी चलते हैं, अगर आपने देखा हो। नीट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बच्चों का माइंडसेट ऐसा बना हुआ रहता है, जैसा एक मेरा भी था कि यार मेरी 12th में परसेंटेज अच्छी नहीं है, मेरी 10th में कैसी परसेंटेज है। बेटा आपकी परसेंटेज नहीं डिसाइड करेगी कि आप क्या करने वाले हो अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट है जिसका नाम है चैतन्य। ही स्कोर्ड 56% इन 12th स्टैंडर्ड एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका नहीं हुआ था। इन सेकंड अटेम्प्ट उस पे कोई बिलीव नहीं करता था, नॉट इवन उसकी फैमिली। तो जब उसका नहीं हुआ था तब वो पढ़ा था और उसके बाद उसने तैयारी की और उस तैयारी को उसने सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। नो वन बिलीव्स हिम। उसका स्कोर था नीट का 295। उसने खुद से तैयारी की, घर पे रह के तैयारी की और उसने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, क्योंकि उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। क्योंकि समवेयर लोग आपके मार्क्स देखते हैं, जिससे डिसाइड करते हैं आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, आइदर पेरेंट्स क्यों ना हो। तो वहाँ पे उसके मार्क्स नहीं थे। पेरेंट्स का भी ये था कि ठीक है, तू जो तू कर रहा है कर ले, नहीं तो अगले साल तेरे को बीडीएस या बीएमएस करा देंगे। एक ऐसा उसके फैमिली ने उसको बोला हुआ था किसी भी प्राइवेट कॉलेज से। वो मेरे से कांटेक्ट में था, वो मेरे से डाउट पूछता था। उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी, पर वो कर रहा था। वो थोड़ा स्लो था, लेकिन वो कर रहा था और वो लगा हुआ था। नेक्स्ट ईयर ही स्कोर्ड 525 मार्क्स। अगेन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ इन हिज सेकंड अटेम्प्ट। बट उसको था कि मुझे करना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है मैम, और मैं उसको था कि मैं बन सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यही है, बिलीव योरसेल्फ। अपने ऊपर भरोसा अगर आप खुद नहीं करोगे तो कोई और कैसे करेगा। और उसका ये जो था ना कि यार मैम मैं कर सकता हूँ, ये मुझे इतनी स्ट्रेंथ देता था। मुझे भी लगता था कि हाँ बेटा तू कर सकता है, तू कर मेहनत, तेरे को जो दिक्कत आएगी, जो डाउट्स का है, हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट ईयर 525 से वो लेकर आया 695 मार्क्स इन नीट इन हिज थर्ड अटेम्प्ट। वो बच्चा जिसकी 12th में 56% है, क्योंकि उसने 11th-12th के साथ कोचिंग ज्वाइन किया था, तो वो बोर्ड पे फोकस नहीं कर पाया था। ड्रॉप लेने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई और उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में ही स्कोर 695 और उसी जयपुर में वो अपने फेवरेट मेडिकल कॉलेज एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आज फाइनल ईयर में है। सेम इसी तरीके से एक माइंडसेट होता है, एक मिथ होता है कि यार जैसे एक मैंने आपको बताया परसेंटेज का, सेम उसी तरीके से काफ़ी बच्चों को लगता है कि यार हम कोटा नहीं जा सकते, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। कोटा से रैंक्स आएंगी, हम छोटे शहर से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली मैं अभी जिस बैच में पढ़ा रही हूँ हाइब्रिड फॉर्मेट में, फ्रॉम गाजीपुर, जिस शहर का नाम भी मैंने तब सुना था
जब मैंने पढ़ाना शुरू किया हाइब्रिड फॉर्मेट में, वहाँ पर हमारा एक क्लास होता है और गाज़ीपुर पाठशाला से, एंड यस्टरडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम एंड उसने बोला कि मैम रुद्र बोल रहा हूँ। तो हम इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, हमें नहीं पता होता कौन सा स्टूडेंट कैसा है। मतलब याद तो होता है जब इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, सेम पॉइंट पे स्ट्राइक नहीं करता। तो मैंने बोला हाँ रुद्र बोलो बेटा कैसे हो। तो बोलता है मैम फिजिकल केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आए। और उसका इतना बोलना और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, टोटल स्कोर कितना आ रहा है। तो उसने कहा मैम 655 प्लस पक्का है, प्लस माइनस नीचे लेकर चल रहा हूँ, फिर मार्क्स बता रहा हूँ। और उसकी खुशी तो ये ना हमारा दिन बना देती है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो मैंने कहा बेटा वेरी गुड। और वो ये सोचता था, वो पूछता था कई बार कि मैम कहीं इसलिए तो मैं नीट में नहीं कर पाया कि मुझे कोटा जाने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि माइंडसेट है। ऐसा नहीं है। आप जहां हो, जिस सिचुएशन में हो, आप अपना बेस्ट देकर तो देखो। रैदर देन कंप्लेनिंग थिंग्स, आपके पास जो है उसमें बेस्ट करो। मैं भी हमेशा यही सोचती थी कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है। आज चाहे मैं अपने कॉलेज की इकलौती लड़की हूँ जो इतनी शायद आगे बढ़ पाई, लेकिन मैं हूँ। तो आप क्रिएट करो ना, आप भी वो स्टूडेंट बनो। ऐसी कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपने गांव के पहले डॉक्टर हैं, और इस बात की हमें बहुत खुशी होती है। रीजन, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट दिया। आपको अपने एफर्ट्स, अपना एम बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक और एग्जाम्पल था रुद्र फ्रॉम गाजीपुर। और भी स्टूडेंट्स हैं। कई लोगों का मैथ होता है कि यार मतलब मैं हॉस्टल में नहीं रहती, है ना। जो हॉस्टल में रहते हैं शायद उनकी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है, जो फैमिली के साथ रहते हैं उनकी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। ऐसा नहीं है। ऐसे एक और स्टूडेंट है मेरी, एंड शी इज़ फ्रॉम दरभंगा। एंड प्रॉपर अटायर, वो मतलब उनका प्रॉपर वो हिजाब पहनती है, पूरे अपने पूरे जो उसके संस्कार है उसके साथ वो चली। 11th पढ़ी, 12th पढ़ी मेरे से। एंड बहुत ही एक जो खास बात थी ना उसके सिलेक्शन के पीछे, वो बहुत ही क्लियर है। शी इज रेगुलर, उसने एक भी लीव नहीं ली। सेकेंड, टिल द डे उसने एक भी टेस्ट स्किप नहीं किया। उसने रिवीजन प्रॉपर किया, एक भी रिवीजन स्किप नहीं किया। तो आप जब किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो खुद से जजमेंट नहीं करना होता, आपको अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना होता है। तो फ्रॉम दरभंगा, राइट नाउ शी स्कोर्ड सी 675 मार्क्स। अभी रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, बट हमने जो उसके मार्क्स टोटल किए तो उसके मार्क्स 675 आ रहे हैं आउट ऑफ 720। तो दैट इज वेरी गुड मार्क्स, उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप अपने घर रहकर पढ़ रहे हो या हॉस्टल से पढ़ रहे हो इसमें कुछ डिफरेंस होता है, नहीं। आप जहाँ पढ़ रहे हो अपना बेस्ट दो। अगर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस है तो आप अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और स्टूडेंट है मेरा, उसका मैं आपको किस्सा शेयर करती हूँ। वो लाइफ में कुछ और करना चाहता था, लेकिन उसके पापा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। उस लड़के का नाम है लक्ष्य शर्मा। आई एम स्टिल इन कनेक्टेड विद हिम, उसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ क्योंकि एक फेज था, मेरा सेकंड बैच था जिसमें वो बच्चा पढ़ता था। लक्ष्य शर्मा, उसका फिजिक्स बहुत अच्छा था, लेकिन उसका बायो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब सोचो, लोगों का फिजिक्स वीक होता है, उसका फिजिक्स बहुत अच्छा था, उसका बायो अच्छा नहीं था। लेकिन वो कहता था मैं बायो में कर लूंगा। उसके फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करता था। लेकिन एट द डे ऑफ एग्जाम क्या हुआ कि जब वो अपनी आंसर की को फिलअप कर रहा था, तो उसने BCAD ऐसे आंसर की को फिलअप किया। एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके सारे क्वेश्चन लाइन से गलत हो गए, और उसको पेपर देते टाइम ये पता चल गया कि मेरे से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। बट अब क्या, अब कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो मिलने आया इंस्टीट्यूट मेरे से, उसने कहा कि मैम आंसर की में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई हैं जो OMR मैंने फिलअप की है। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैम मैं तो ये एग्ज़ाम ऑलरेडी पापा के लिए क्लियर कर रहा था। मैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहता हूँ फ्रॉम IIM कॉलेज। मेरा सपना है कि मैं बेस्ट IIM कॉलेज से MBA करूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप और भी फॉर्म्स जो आपने भरे अभी वो एग्ज़ाम दो। बोले कि हाँ मैम। पर वो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, मतलब उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उसका सपना अलग था। एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम उसके फादर नहीं रहे, एक्सपायर हो गए। एंड एट द सेम टाइम हमारी बात हुई, मैंने उसको बोला कि बेटा क्या था। तो उसने बोला कि मैम जस्ट बिफोर 1 मंथ मेरा नीट का रिजल्ट आया था एंड आई स्कोर्ड 645 मार्क्स। मतलब जिस दौरान वो तैयारी कर रहा है अपने IIM की, लेकिन वंस उसने प्रिपेयर किया था नीट के लिए बहुत अच्छे से, ही स्कोर्ड 645 मार्क्स। उसने स्टेटस डाला और उसने बोला अब मुझे नहीं करना है, क्योंकि वो तैयारी कर रहा था अपने IIM के लिए। और राइट नाउ ही इज़ इन द बेस्ट IIM कॉलेज ऑफ इंडिया, और वो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में।
तो ज़रूरी नहीं है कि नीट और आईआईटी ही आपकी लाइफ है। आप जो भी कर रहे हो ना, उसको बेस्ट तरीके से करो। अपने एफर्ट्स आप कंटिन्यू रखो इस तरीके से कि जो आपका रिजल्ट है ना, वो अपने आप आपको आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी मिलेगा। उसको नीट नहीं करना था, उसने अपने पेरेंट्स के लिए एग्ज़ाम दिया था, लेकिन आज वो जहाँ पर है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ पे बच्चा बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। आप सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि यार, आप कहाँ से आए हो? आपके कितने मार्क्स हैं? आप कौन से मीडियम से बिलॉन्ग करते हो? फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप जहाँ पर भी हो, वहाँ पर अपने एफ़र्ट्स कितने दे रहे हो, आपका एम, आपकी प्रायोरिटीज़ कितनी अलग है। क्योंकि होना ना होना हमारे बस में नहीं है, लेकिन कोशिश करना, मेहनत करना बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। सो वन लाइन फॉर यू ऑल, जो मैं हमेशा अपने बैचेज़ में भी कहती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार बच्चों ने इस लाइन पे मुझे दिया है, दैट तूफ़ान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025 और आपकी काउंसलिंग के लिए। और जो तैयारी कर रहे हैं, उनको यही बोलूँगी, मस्त से तैयारी करो, कोई टेंशन नहीं लेना। आप जो करना चाहते हो, आप बिल्कुल वो कर सकते हो, बस जस्ट डू योर बेस्ट, बट नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ। नीट एंड आईआईटी इज़ नॉट लाइफ, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये कभी मत बोलना, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।